blocks 10:30 अगस्त, आज डेट होगी 8, यहाँ पर लाके लूप को कॉल करा लूँ तो ये अपना नंबर हो जाएगा 14, इसको डिफाइन कर दो फॉर ईच लूप 14.3, ये क्या रहेगा फॉर लूप। कॉपी आज की डेट में कॉल करने लगे। चलिए 10:30 to 12 अगस्त मंथ आज की डेट, और यहाँ पर हमारा टॉपिक रहेगा लूप्स। तो लूप्स जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो जावास्क्रिप्ट के अंदर वही रहने वाले हैं। So when you write code, you want to same block of code to run over and over again a certain number of times. So instead of adding several almost equal code lines in a script, we can use loop. क्योंकि जितनी बार आप कोड को रिपीट करोगे आपका कोड की रेंडरिंग स्लो डाउन होती है। सो लूप क्या करता है, रिपीटेटिव टास्क को आसान बनाता है और आपके कोड के लोड को रेंडर होने में भी कम टाइम लगाता है ना। So loops are used to execute the same block of code again and again as long as a certain condition is true. जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखते हो ई कॉमर्स साइट के अंदर भी 40 प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 40 का उसमें हमने सिस्टम लगा दिया। बैकएंड में तो हमारे पास 40,000 प्रोडक्ट है लेकिन फ्रंट एंड पर 40 ही आएंगे, तो 40 भी जाएंगे वो लूप से आ रहे हैं हमारे। अब सोचो कि अगर वही 40,000 प्रोडक्ट मुझे अगर एक एक करके खुद लेके आने हो तो कितना टफ हो जाएगा। तो यानी कि डिज़ाइन और डेवलपमेंट का कोई सेंस नहीं रह जाएगा फिर इस केस में, है ना। So in PHP we have the following loops types. First is while loop. PHP में सबसे ज़्यादा while loop का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। So while loops through a block of code as long as the specified condition is true. Second is do while. Do while loops through a block of code once and then repeats the loop as long as the specified condition is true. For loop loops through a block of code a specified number of times, and for each loop through a block of code for each element in an array. तो अगर आप एरे से कोई लूप रन करें तो आपने ईच का इस्तेमाल करना है उस केस के अंदर। सो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आप लूप के अंदर देखोगे अपना while loop. So the while loop loops through a block of code as long as the specified condition is true. यानी कि अगर ये 5 तक जा रहा है तो हमने कहीं ना कहीं कोई कंडीशन इसमें सेट किया होगा कि इसको इतने नंबर ऑफ टाइम्स प्ले होना है। The while loop executes a block of code as long as the specified condition is true. Print I is as long as I is less than 6. So अगर हम इस एग्जांपल को यहाँ पर ओपन करें, हमने क्या लिखा, इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा 1 से और कहाँ तक जाएगा लेस देन 6 तक। तो ऑटोमेटिकली अगर आपने लिखा लेस देन 6 तो ये 5 पे रुक जाएगा, अगर आपने लिखा लेस देन और इक्वल टू 6 तो ये 6 पे कर लेगा। वेट कीजिएगा। हाँ जी, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन और इक्वल टू 6, तो अभी हम लोग देखेंगे लूप हमारा 6 के बराबर जाके रुक जाएगा, या तो 6 से कम हो या 6 के बराबर हो। इसका मतलब ये होगा, ऑपरेटर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट। और लेस देन अगर रखेंगे तो 6 से कम पर ये बंद करेगा। सो रिमेंबर टू इंक्रीमेंट $i और एल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉरएवर। ठीक है, तो यानी कि आपका i की वैल्यू जो आपने जहाँ से लिखा है, जैसे आपने लिखा है अगर यहाँ से -10, सो -10 से लेके आपका +5 तक चलेगा और उसके बाद में रुक जाएगा, है ना। The while loops does not run a specific number of times, but check after each iteration if the condition is still true. तो जब तक वो उसको चेक करता रहेगा जब तक अभी कंडीशन ट्रू ना हो जाए, है ना। तो हमने लिखा 6 तो 1 चला, 2 चला, 3 चला, 4 चला, 5 चला, उसके बाद में जैसे जैसे देखा 6 आ गया तो बंद ऑटोमेटिकली। The condition does not have to be a counter. It could be the status of an operation or any condition that evaluates to either true or false. अब इसमें आता है एक ब्रेक स्टेटमेंट।
ब्रेक का काम क्या होता है? विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू। अब आप देख रहे हो जैसे हमने 2 पे ही रोक दिया इसको, तो हमने स्विच केस में ब्रेक पड़ा हुआ है, इससे आगे एग्जीक्यूट ना हो। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप के अंदर जाके कंडीशन लगानी पड़ेगी। हमने बोला इफ आई की वैल्यू 3 है तो ये रुक जाए, तो यानी कि 2 तक चलेगा, 3 पर रुक जाएगा, तो 2 तक चला, 3 पर रुक गया। इसी तरह से आता है कंटिन्यू। वैसे कंटिन्यू की कभी भी ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है, बट ये कोड के अंदर दिया हुआ है तो इसको समझ लो। विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। यानी कि अगर हमने लिखा आई की वैल्यू अगर 3 है तो 3 इटरेट नहीं होगा, 4 से चालू हो जाएगा, 3 आपका नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव सिंटैक्स। द व्हाइल लूप सिंटैक्स कैन आल्सो बी रिटन विद द एंड व्हाइल स्टेटमेंट लाइक दिस। सो आप यहाँ देखेंगे इसको लिखने का तरीका जो होता है एंड व्हाइल का कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप अगर यहाँ पर देखोगे नॉर्मली हम लिखते हैं आई प्लस प्लस इस तरह से, एंड वाइल में हम लोग आई प्लस प्लस के बाद में जाके क्या लिखेंगे ये, ठीक है। अब प्रिंट कर रहे हैं हम लोग डॉलर आई एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 6, तो लिखा रहे 1 2 3 4 5। मैंने सर री आर का यूज़ नहीं किया इसलिए आपको इस तरह से की लाइन में आ रहा है। स्टेप 10 का अगर हम लोग यूज़ करेंगे, इफ़ यू वांट द वाइल लूप काउंट टू 100 बट ओनली बाई ईच 10। ऐसे अगर आप देखोगे तो 1 से लेकर 100 तक चलेगा, बट हमें 10 के गैप पर चलाना है। तो आप लिखेंगे बट ओनली बाई ईच 10 यू कैन इंक्रीज द काउंटर बाई 10 इंस्टेड 1 इन ईच इटरेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें कल 0 से शुरू होगा, लेस देन 100 प्लस इक्वल टू 10। ये यूज़ नहीं करते हम लोग, ये पुरानी प्रैक्टिस है, मतलब आउटपुट सेम ही रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है पैटर्न में। अगर आप देखोगे अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ और ऊपर आ जाओ, सबसे पहला वाला एग्जांपल वो बता रहा है कि इंस्टेड ऑफ वाइल आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अब आप यहाँ देखो क्या कोई डिफरेंस है इसमें, बस यहाँ पर एक एंड वाइल एक्स्ट्रा वाइल लाइन बढ़ रही है इसमें, देयर इज़ नो चेंज। तो इसको हम यूज़ नहीं करते हम लोग एंड वाइल वाली प्रैक्टिस को, क्योंकि और हमारी लेंथ ही बढ़ाता है, काम कुछ करता नहीं, मतलब सेम ही आउटपुट जब हमें मिला तो क्यों लिखना। तो इसे मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताया कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं। The while loop syntax can also be written with the end while statement like this, जिसका मैंने आपको ये दिखाया है नीचे। कहाँ गया? अरे ये लास्ट में एंड वाइल लगाना है आपको, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी उसके बाद में ये एंड हो जाएगा, ठीक है। तो एंड तो वैसे भी हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 तक चला रहे हैं लेकिन 10 के जंप पर चला रहे हैं। तो हमने क्या बोला, 0 से शुरू हो और हर 10 के बाद में वो 100 तक चलता जाए। तो आपने देखा 10 से स्टार्ट हुआ, 100 पे जाकर स्टॉप हो गया। अब इस केस में ये ध्यान रखना है कि 1 से शुरू नहीं करना, क्योंकि अगर आप 1 से शुरू करोगे अब आपकी नंबरिंग बदल जाएगी, 11 21 31 41 ऐसे चलेगा। इसलिए 0 से शुरू करना है, क्योंकि 10 का जंप लगा रहे ना। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आपने यहाँ लिख दिया जैसे 5, तो 20 टाइम चलेगा ये, है ना। और ये अगर नहीं लिखा तो ये लड़ी लगा देगा। हमारा यहाँ से वो चला गया, क्या हो गया, ये था ना यहाँ पर इस तरह से कुछ हमसे डिलीट हो गया कोड में से। बैक करेंगे फिर से चलाएंगे। तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपने इसको ये बताना है कि कितने कितने गैप पर चलेगा, और साथ में नीचे आपको इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, तो डॉलर आई प्लस प्लस आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, डॉलर आई प्लस प्लस। तभी आप देख रहे हो क्या लिखा रहा है, 10 का 21 32 43 इस तरह से चल रहा है ना। तो ये प्लस प्लस क्या कर रहा है, हर बार आई की वैल्यू पे इंक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट आप पहले ही डिफाइन कर चुके हो। तो मान लो मैंने इसको कमेंट किया और आपने लिखा कि भाई 1 से शुरू हो, तो अब आप उस कंडीशन देखो तो ये 1 से लेकर 100 तक की पूरी काउंटिंग लिख देगा, है ना। बट यहाँ पर क्या है, लेस देन 100 है तो इसलिए वो वहाँ तक गया है। आप लिख दो लेस देन इक्वल टू, तो 100 पे जाके पूरा काम कर देगा अपना, इस तरह से। तो ये जो हमने ब्रेक और कंटिन्यू देखा ये सभी लूप के अंदर आता है, ठीक है। तो ये था हमारा वाइल लूप। तो PHP सबसे ज़्यादा इसी पे चलता है, वाइल लूप के ऊपर। इसके बाद हमारा दूसरा लूप आता है इसके अंदर, डू वाइल। बैक करेंगे यहाँ से।
So do while loop through a block of code once and then repeats the loop as long as the specified condition is true. Outcome same रहेगा, there is no change. The do while loop will always execute the block of code at least once. It will then check the condition and repeats the loop while the specified condition is true. So आप अगेन देखोगे यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक, आप सॉरी 5 तक चलेगा, लेस देन 6 का कोड इसमें लगा हुआ है. तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखने का तरीका बदल गया. पहले क्या हो रहा है, डू देन वाइल, यानी पहले ये करेगा फिर चेक करेगा, फिर करेगा फिर चेक करेगा, फिर करेगा फिर चेक, जब तक कंडीशन इसकी ट्रू नहीं हो रही तब तक ये प्रोसेस करता रहेगा आपका. तो in a do while loop the condition is tested after executing the statements within the loop. This means that the do while loop will execute its statements at least once even if the condition is false. ठीक है, so let us see what happens if we set the I variable to 8 instead of 1 before execute the same do while loop again. आपको इसने क्या रिजल्ट दे दिया, 8 दे दिया. अभी ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये पहले करता है बाद में चेक करता है. बट अगर ये वाइल होता तो ये नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें ये चीज़ हम लोग पहले कर रहे होते. नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा. अगर ऊपर अगर रिजल्ट देखें तो हमें तो बिल्कुल वही आ रहा है ना, तो वाइल में आ रहा था. बट नीचे का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, हमने आई की वैल्यू को यहाँ पर बोला कि लेस देन 6 होगी, लेकिन हमने क्या दे दिया 8. तो क्या हुआ, वाइल तो चेक ही नहीं हुआ ना, चाहे सही हो गलत उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, समझ गए. तो इसलिए डू वाइल से हम कुछ भी नहीं बनाते, कभी भी दिया हुआ है बनाते नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये पहले कर देगा बाद में सोचेगा फायदा क्या उसका. ऐसा थोड़ी ना चाहोगे तुम. तो ये बाद में चेक करता है. बाकी सब कुछ ठीक है, सेम आउटपुट रहेगा. अगर आप आउटपुट को अगर कंपेयर करोगे दो तीनों के आउटपुट में क्या डिफरेंस है, देयर इज नो डिफरेंस, बट टेस्टिंग का डिफरेंस है. ठीक है, कोई पहले चेक कर रहा है कोई बाद में चेक कर रहा है. सो कभी भी हम लोग कोई रिजल्ट जब प्रोसेस करके कहीं से लेके आते हैं तो हम लोग हमेशा ये चाहेंगे कि एंड यूजर के ऊपर सही इन्फॉर्मेशन है, ना कि गलत इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है इसमें. अब मान लो जैसे वाइल लूप वाला अगर मैं एग्जांपल ओपन कर लूँ यहाँ पर अपना, और हमने बैक किया यहाँ से, वाइल लूप को हमने ओपन कर लिया अपने. अब वाइल लूप में मैंने यहाँ पर इसको सेम चलाया, दोनों में सेम आउटपुट आ रहा था वाइल डू वाइल में. अब मैं वाइल लूप के अंदर जाके सबसे टॉप वाले एग्जांपल में यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई वैल्यू 10 है आई की और लेस देन 6 है. अब जरा हम यहाँ देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, कोई नहीं आ रहा ना. ये समझदार है, इसने चेक कर लिया है ना कंडीशन को कि भाई हम नीचे तो बोल रहे हैं लेस देन 6 और ऊपर उसको दे रहे हैं कि इटरेट हो, ये भाई सब 10 से, ऐसे कैसे पॉसिबल है, नहीं चलेगा. लेकिन जो आपका डू वाइल है वो कहता है मैं कर दूंगा. तो ये डिफरेंस है. अब जरा इसमें आके देखो डू वाइल के अंदर सबसे पहले एग्जांपल पे जाते हैं. हमने इसको बोला कि भाई 10 कर दो आई की वैल्यू, नीचे कह रहे हैं 6 से कम रहना चाहिए. कहते अच्छा लो जी, यहाँ पर इस फाइल को ओपन करो बैक करके, 10 लो तुम. तो ये मैं डिफरेंस में करके दिखा रहा हूँ. नहीं तो वाइल डू वाइल हम लोग हमेशा कहते हैं सर आउटपुट तो सेम ही आ रहा है, कोई डिफरेंस तो है ही नहीं इनमें. हम कहते हैं बस लिखने का डिफरेंस होता है, बाकी और कोई डिफरेंस है. लिखने का तो होता ही है, लेकिन समझदारी का भी है. ये समझदार नहीं है, ये गलत को भी दे देगा. तुम कहता मैं बाद में चेक करूँ, पहले तुम दे दो मुझे. ठीक है, नोट असली है नकली है तुम दे दो, 1000 की पेमेंट कर, ये तो नकली है. तो ये बाद में चेक कर रहे हैं. और जो समझदार होगा पहले चेक करके तब लेगा कि भाई नोट असली की नकली है. तो असली नकली की पहचान किसको, वाइल लूप को है, डू वाइल को नहीं है. वो कर देगा बाद में सोचेगा. अब इससे आसान एग्जांपल नहीं हो सकता. ठीक है, तो कभी कोई पूछे डू वाइल लूप में क्या होता है तो उसको सीधे बोलो वो पहले करेगा फिर चेक करेगा. ये डिफरेंस है. और वाइल लूप तभी चलेगा जब पहले वो चेक करेगा. बाकी रेस्ट सारे फीचर सेम रहेंगे आपके. मैं इसको फिर से पहले जैसे ही कर देता हूँ. ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है 8. सो एज यू कैन सी द कोड इज एग्जीक्यूटेड वंस इवन इफ द कंडीशन इज नेवर ट्रू. तो उसने ये कंडीशन वाइज ट्रू हुई नहीं, लेकिन उसने रिजल्ट हमें दे दिया 8 का. सो ब्रेक और कंटिन्यू आपका एज इट इज काम करेगा, देयर इज नो चेंज. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉर लूप की.
फॉर लूप क्या काम करता है? फॉर लूप कहता है कि मुझे अलग अलग मत दो कि कहाँ से चलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं सब कुछ एक ही बार में चेक कर लूँगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, आउटपुट देखो सेम आएगा फॉर लूप के अंदर, बट ये क्या कहता है, तीनों चीज़ें एक साथ लेके चलता है। कहता है कि अगर मुझे ये रिजल्ट स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, मैं ये पता कर लूँगा पहली बार में ही कि कहाँ से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, और इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है। तो ये एक ही बार में सब कुछ चेक करेगा, फिर आपका रिजल्ट आपको प्रोसेस करके देगा। तो चलो जरा समझते हैं यहाँ पर इसका थ्योरी। द फॉर लूप्स through a block of code specified number of times. The for loop is used when you know how many times the script should run. ठीक है, कब चलाना है? जब आपको पता हो कि मुझे 100 बार ही चलाना है। प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम लोग बैकएंड के साथ काम कर रहे थे, हम लोग कभी भी फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मुझे नहीं पता ना भी आज मेरे पास बैकएंड में 10 लोग रजिस्टर हुए, कल को 10 और बढ़ गए। तो फॉर लूप को ये नहीं पता होता है कि भाई मेरे को पीछे वाला डेटा जो है वो 10 तक चलाना है या लेंथ तक चलाना है। बट मैं चाहूँ तो लेंथ दे सकता हूँ, बट जनरली इसमें ऐसा हम लोग करते नहीं है। ये हम लोग तब चलाते हैं जब हमें ये पता है कि टेबल जो होती है वो 10 तक की होती है। भाई 1 5 1 5 5 10 तक चलेगी ना, 5 20 तक की तो टेबल कोई नहीं होती ना मैथ की। 10 तक का स्टैंडर्ड है ना, बनाने के लिए कितने मर्जी बना लो, लेकिन स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनली वो 10 तक का है ना। तो उस जहाँ पर आपको कंफर्म है, तो यहाँ पर समझ में आया था फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स द स्क्रिप्ट शुड रन। Clear? So this is how it works. Expression 1 evaluated once, expression 2 evaluated before each iteration, and 3 भी आपका after each iteration। यानी कि ये एक बार चेक हो गया, यानी कि मुझे ये पता चल गया शुरू कहाँ से करना है। 2 और 3 ये कब होगा? आपने पहला स्टेटमेंट लिखा, फिर क्या करेगा, बिफोर ईच इटरेशन, जैसे 2 से पहले ये फिर चेक करेगा लेस देन 10, 3 से पहले फिर चेक करें लेस देन 10, तो तब तक चेक करता है जब तक वो 10 या 10 के बराबर ना हो जाए। इसके बाद ये क्या कर रहा है, हर बार प्रिंट करने के बाद, मतलब इसने चेक करा, उसके बाद ये इवेल्युएट करेगा, फिर क्या करेगा, प्लस प्लस करेगा, फिर प्लस प्लस करेगा, फिर प्लस प्लस करेगा। तो ये चलने से पहले चेक करता है, ये चलने के बाद में इसको चेक करता है। समझ गए? और ये पूरे प्रोग्राम में 10 तक चलने के लिए एक ही बार चेक हुआ कि शुरू कहाँ से करना है। तो तीनों का मतलब है एक्सप्रेशन 1 2 3। 1 एक बार इवेल्युएट होगा, 2 हर बार बिफोर इटरेशन, 3 हर बार आफ्टर इटरेशन। कंफ्यूजन है तुषार? क्लियर है ना तुम दोनों को? हाँ, तो ये इनका काम है बेसिकली। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, i इक्वल टू 1 इज इवेल्युएटेड वंस द सेट्स अ काउंटर टू 0, या 0 रखो 1 रखो, दैट इज अप टू यू। सेकंड इज लेस देन 10 इज इवेल्युएटेड बिफोर ईच इटरेशन एंड द ब्लॉक इज ओनली एग्जीक्यूटेड इफ दिस एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। इन above example the expression is true as long as I is less than or equal to 10। हमने less than or equal to डाला था ना। The third expression I plus plus is evaluated after each iteration, and in above example the expression increase the value of I by 1 at each iteration। तो 2 चला, फिर प्लस प्लस, 3 चला, फिर प्लस प्लस, 4 चला, फिर प्लस प्लस, तो ऐसे करके आपका बढ़ता जाएगा वैल्यू। बाकी ब्रेक और इसमें कंटिन्यू सेम रहता है। अब इसमें भी आपके स्टेप्स हैं, तो जैसे आप यहाँ जगह देखो हमने स्टेप्स का लास्ट में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या लिखा, प्लस प्लस की जगह पर प्लस इक्वल टू, तो वो हर बार 10 के गैप पर आपका चलाते जाएगा उस चीज़ को। तो ये है आपके ये सारे लूप। अब हम बात करेंगे फॉर ईच लूप की। तो फॉर ईच लूप जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था कि भाई ये एरे के साथ चलता है, जो हमने यहाँ देखा था। loops through a block of code for each element in an array। So पढ़ते हैं इसके बारे में। For each loop loops through a block of code for each element in an array or each property in an object। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ सकते हैं और एरे के अंदर पढ़ सकते हैं। तो एरे और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है एरे और ऑब्जेक्ट में? एरे में भी डेटा स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर होता है। डेटा तो दोनों में स्टोर होता है ना। चलो कुछ दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर
है आगे, क्योंकि अभी तो PHP आप पढ़ ही रहे हो, जावास्क्रिप्ट तो पढ़ के आए हो ना। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है स्टूडेंट इक्वल टू, आपने यहाँ पे लिखा करली ब्रेसेस और यहाँ पे जाके आपने लिख दिया लाइक फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल वैल्यू डिफाइन करते जाओगे, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मुझे मान लो हो सकता है बहुत सारे बनाने हो, तो इस कंडीशन में ये अब बन गया एरे ऑब्जेक्ट ऐसे। अब आप यहाँ पर कॉमा लगा लगा के मल्टीपल डिफाइन कर सकते हो, ऐसे हमने लगाया कॉमा, फिर मैं इसके बाद जाके एक और डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे मल्टीपल बन जाएंगे। सो जनरली जब हम लोग API रीड कर रहे होते हैं वहाँ पर ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारा कुछ रहता है जिससे हम लोग अपना काम चला रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इस तरह से है, तो दिस इज कॉल्ड एरे, ठीक है। है ना, और जो भी मैंने दिखाया था वो ऑब्जेक्ट है। तो एरे मेन ब्रैकेट और बनाना ब्रैकेट से चलता है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्टार्ट विद करली ब्रेस, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग को समझना स्टार्ट कर दो यार। चलो, तो PHP for each loop on array, the most common use of the for each loop is to loop through the items of an array। तो जैसे RGB येलो मतलब रेड ग्रीन ब्लू येलो, हमने 4 अपने एरे यहाँ पर डिफाइन किए इस तरह से, है ना। तो वेरिएबल क्या है, कलर, एरे, रेड ग्रीन ब्लू येलो, और हमने क्या लिखा, फॉर ईच डॉलर कलर्स, इसके अगेंस्ट क्या रखा हुआ है, एरे, एरे है ना। हमने बोला उसको कलर्स को एज ए $X प्रिंट करो, और हमने यहाँ पर इसको चला दिया। तो क्या मैंने इसको ये बताया कहाँ से शुरू होगा, क्या मैंने इसको ये बताया कहाँ तक जाएगा, क्या मैंने इसको बोला प्लस प्लस, कुछ नहीं बोला ना, हमने सिर्फ इतना बोला इसको, और हमारा काम हो गया। बस इसमें कंडीशन ये ध्यान रखना है कि जिसको भी लूप करोगे उसका नाम बदलना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कलर्स, तो हमने क्या कर दिया इसका $X, तो इसका जो मन करे, संता वंता रोहन मोहन सोहन अमित रंजीत तुषार निराली, जो रखना रखो, दौड़ेगा, इसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको बस नया नाम देना होता है। तो हमारे डेवलपमेंट में बैकएंड से हम लोग डेटा को चला रहे होते हैं, यही सबसे ज़्यादा काम में आ रहा होता है हमको, ठीक है। अगर एरे फॉर्म में डेटा है तो फॉर ईच, अदरवाइज व्हाइल लूप। सो So for every loop iteration, the value of the current array element is assigned to the variable $X. The iteration continues until reaches the last array element. जब तक एंड पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक आपका लूप चलता रहेगा। अब बात करते हैं कीज एंड वैल्यू। तो देखो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एरे के अंदर आपको रखा होगा जैसे नेम इक्वल टू दिस, फिर लिखा होगा एज इक्वल टू दिस, ऐसे भी होता है। इस तरह के एरे को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव एरे, जिसमें की और की वैल्यू होती है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तुषार, तो उसमें लिखते हैं फर्स्ट नेम इक्वल टू हमने डिफाइन किया, तो वो भी एक तरह का की और वैल्यू होता है आपका। सो की एंड वैल्यूज, द एरे अबव इज एन इंडेक्स एरे। अब ये इंडेक्स एरे क्यों बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि जब भी आप एरे की पोजीशन निकालते हैं तो 0 से शुरू होता है ना। तो अगर किसी एरे में डायरेक्टली मेरा कोई एरे रखा गया इस तरह से, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स एरे। और अगर किसी एरे के अंदर डेटा ऐसे रखा है, आईडी क्या है, नेम क्या है, मोड क्या है, तो ये हमारा जो हो जाता है ये बन जाता है एसोसिएटिव एरे, ठीक है, जिसके अंदर की है और की वैल्यू क्या है ना। तो जरा बात करते हैं, एसोसिएटिव एरेज आर डिफरेंट। एसोसिएटिव एरे यूज नेम्ड कीज दैट यू असाइन टू देम, एंड व्हेन लूपिंग थ्रू एसोसिएटिव एरे यू माइट वांट टू कीप द की एज वेल एज द वैल्यू। सो अगर मान लो मुझे यहाँ पर ये निकालना हो रेड, तो आप क्या लिखोगे, $colors ब्रैकेट 0, आपका रेड कलर प्रिंट हो जाएगा एको करोगे तो। अब अगर मुझे यहाँ पर इस वाले केस में अगर मुझे 1 को प्रिंट कराना है तो मुझे आईडी को पकड़ना है, क्योंकि मैंने की को पकड़ा तो आईडी अपने आप आ जाएगी। मानिए कि मुझे वैल्यू तक नहीं जाना, मुझे की तक पहुँचना है।
तो यहाँ पर लोग देखेंगे this can be done by specifying both the key and value for each definition like this. For example, print both the keys and the values from the student array. So हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने लिखा यहाँ पर एक array का नेम क्या है स्टूडेंट, array बनाया, id है, नेम है, मोड है, और आगे बढ़ते हैं कोर्स का नेम क्या है, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी और फ़ोन नंबर क्या है और ईमेल आईडी क्या है। ये हमारे पास सारे कीज़ हैं। अब की के अगेंस्ट हमने क्या रखा, आईडी इज़ 1, नेम इज़ दर्शना पटेल, मोड है ऑनलाइन क्लास का, कोर्स है GWDD, स्टूडेंट आईडी इज़ दिस, फ़ोन नंबर इज़ दिस, जीमेल आईडी इज़ दिस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लिख रहे हैं भाई स्टूडेंट जो एरे है सेम वैसे ही चलेगा, $x मान लो आप इसको, लेकिन इस पर डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ पर लिखा $k से हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि K स्टैंड फॉर की। हमने फिर यहाँ पर इसका यूज़ किया एसोसिएटिव एरे का, हमने क्या बोला $v। तो की और की वैल्यू, मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। अगर आपने ओनली K चला दिया तो K आपकी कीज़ प्रिंट हो जाएंगी। अगर आपने कीज़ और V मतलब दोनों का अगर आपने यूज़ करा, जिसमें लिखा $k क्या है और $v क्या है, तो जब आप एको कर रहे हो इसको तो आप देखोगे तो मुझे दोनों रिसीवर आईडी के अगेंस्ट आईडी, नेम के अगेंस्ट नेम, मोड के अगेंस्ट मोड, इस तरह से पूरा डेटा आ रहा है। अगर मैं सिर्फ वैल्यू दिखाना चाह रहा हूँ या मैं सिर्फ की दिखाना चाह रहा हूँ तो देखो कीज आ गई सारी। आपने यहाँ पर अगर सिर्फ वैल्यू लेना है, मुझे की से कोई मतलब नहीं है, तो देखो सीधे वैल्यूज आ गई, ठीक है, और दोनों को लेना है तो दोनों को डिफाइन करना। तो ध्यान रखना, अगर इस तरह से कभी एरे में डिफाइन है डाटा तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव। अब बैकएंड से जब हम लोग डेटा निकाल रहे होते हैं तो बैकएंड में क्या होता है कि भाई आपका आईडी एक कॉलम होगा डेटाबेस में, नेम एक कॉलम होगा, मोड एक कॉलम होगा, तब हमारा डेटा इस तरह से ही चलेगा, ठीक है, जो हम लोग फ्रंट एंड पर लेके आते हैं निकाल के। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको यूज करके, ठीक है। तो फॉर ईच लूप्स ऑन ऑब्जेक्ट, द फॉर ईच लूप्स कैन आल्सो बी यूजेस टू लूप थ्रू प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो प्रिंट द प्रॉपर्टी नेम्स एंड वैल्यूज ऑफ माय स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर जाके क्या बोला है, नीचे एक हमने यहाँ पर डिफाइन किया एक क्लास विच इज स्टूडेंट, और हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया माय स्टूडेंट। अब आप क्लास के बारे में हम लोग पढ़ चुके हो, अभी तक नहीं पढ़े, हमने पढ़ चुके हैं पहले भी क्लास के बारे में, जावास्क्रिप्ट में क्लास आपको पढ़ाया हुआ है। सो यहाँ पर क्या होता है, चीज़ें होती हैं जैसे कि ये है क्लास, क्लास इज अ कीवर्ड, स्टूडेंट इज अ क्लास नेम। ध्यान रखना क्लास नेम जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं ना तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और यही आप जो पूरा एग्जाम्पल देख रहे हो दिस इज कॉल्ड ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम ऊप्स डेडिकेटेड अलग से पढ़ेंगे, बट अभी आप इसको समझो, पहले बनती है क्लास, फिर बनता है ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो बहुत सारी चीज़ें न्यू से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा रहा है, न्यू स्टूडेंट। तो पहले बनी क्लास, फिर उसी क्लास को हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास क्या होता है, क्लास किसी भी प्रोग्राम का एक टेम्पलेट होता है। अब इस टेम्पलेट के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं और मेथड होते हैं। अब जैसे जनरली देखने में क्या लग रहा है कि भाई वेरिएबल है, वेरिएबल तो है ये सम सॉर्ट ऑफ, बट ये होते हैं क्लास टेम्पलेट के प्रॉपर्टीज। अब एक क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि नेम क्या होगा, कोर्स क्या होगा, स्टूडेंट आईडी क्या होगा, जो जो चीज़ें आपको लगता है भाई मुझे एक टेम्पलेट में ये रिक्वायर्ड है। तो अब इसका देखो फायदा क्या होता है, कितना भी बड़ा आप प्रोजेक्ट बना लो, कोड यही रहेगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कोड बार बार रीयूज होता रहेगा ना। कहने का मतलब मैंने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी पर सेट की, नेम और कोर्स। अब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूँगा, सारी प्रॉपर्टीज कॉल कर लूँगा, भाई नेम और कोर्स दोनों आगे इसके अंदर। हमने बोला नेम के अगेंस्ट नेम को लेकर आओ, कोर्स के अगेंस्ट कोर्स को लेकर आओ, ठीक है। तो नीचे जब हम लोग गए, हमने यहाँ बोला माई स्टूडेंट एक वेरिएबल, हमने बोला उसके अगेंस्ट न्यू स्टूडेंट, ठीक है, और नेम हमने सेट कर दिया जॉन डो एंड कंप्यूटर साइंस। हमने बोला फॉर ईच लूप चलाओ माई स्टूडेंट एज प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी और वैल्यू जो हम लोग ये चला रहे हैं, ये क्या कहीं प्रीडिफाइन है ना, ये तो जब भी हम लोग लूप चलाते हैं तो क्या हो जाता है, यूजर डिफाइन होता है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं के और वी, मतलब की क्या है और वैल्यू क्या है। तो वैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। तो मैंने क्या बोला, ये प्रॉपर्टी है ना दोनों, इनकी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो प्रॉपर्टी है नेम, प्रॉपर्टी है कोर्स, वैल्यू है जॉन डो यहाँ से कंप्यूटर साइंस। हमने बोला प्रॉपर्टी को प्रिंट करो और साथ में वैल्यू को भी प्रिंट कर दो। तो अब जब आप इसका आउटपुट यहाँ चेक करोगे तो आपको इसका आउटपुट मिलेगा इधर
नेम और कोर्स। तो नेम इज प्रॉपर्टी, कोर्स इज प्रॉपर्टी, दिस इज अ वैल्यू। ठीक है। अब मान लो मुझे एक और चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ गया, मैंने बोला माई स्टूडेंट 1, मैंने यहाँ जाके लिख दिया भाई अमित, और मैंने यहाँ जाके बोला GWDD। ठीक है, तो प्रोग्राम एक ही है, मुझे सिर्फ एक लाइन ही तो लिखनी पड़ी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ जाके अगर इसका आउटपुट आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ डॉलर एको, मैं लिखा माई स्टूडेंट वन। नेम हमारा यही है ना, एको डॉलर, सिंटैक्स एरर है, डॉलर माई स्टूडेंट। तो हमें क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको आपने सही से डिफाइन करना है। तो आप यहाँ जाके इसको डिफाइन कर दो, डॉलर ऑब्जेक्ट इसको हम कुछ ऐसा डिफाइन करें, अगर अनडिफाइंड वेरिएबल obj, अरे भाई कितना भेजोगे अभी एंड टाइम पर। श्रेयांश सर, आप फ्री होकर प्लीज़ मुझे समझा दीजिए सर, एक हेल्प चाहिए थी। वेरिएबल डंप में कॉल करो डॉलर माई स्टूडेंट, चेक करके देखो इसका डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है यहाँ पर अमित और GWDD। तो इसको लिखो ऑब्जेक्ट डॉलर माई स्टूडेंट।
एको करके देखो, एको डॉलर माई स्टूडेंट 1, इसको कमेंट कर दो। क्या हुआ? अच्छा, डॉलर दिस डॉट, अब चेक करो, जॉन का डेटा आ रहा है, ठीक है। हमें कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर होता है तो ऐसे ना, कंस्ट्रक्टर का डिस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्ट। और ये कोड आपका एज इट इज ऊपर चला जाएगा। यहाँ जाके आप रिटर्न करो डेटा, और ETURN रिटर्न, और इसमें जाके हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग कॉल कर देंगे लिखिए डॉलर दिस, प्रॉपर्टी का नेम क्या है, डॉलर नेम, तो यहाँ जाके डिफाइन कर दोगे नेम, और यहाँ लिखेंगे डॉलर दिस, दूसरा क्या है, कोर्स, और यहाँ पर हमें किसी पैरामीटर की जरूरत नहीं है, इसको डालना। डिस्ट्रक्ट को हमने यूज करा, अब माई स्टूडेंट को प्रिंट करा के देखो, कॉपी, क्या लिखेंगे, डॉलर सॉरी एको करिए काम। हेलो, हाँ शरण से भी क्लास में फ्री होकर करता हूँ आपको कॉल, ठीक है। हाँ प्रीत यार, ठीक है, ठीक है। तो डेटा आ रहा है अपना, तो एक ही टेम्पलेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम अपना, इस तरह से। तो
तो आपको जितनी बार भी वैल्यू सेट कराना हो अपना बस नया वेरिएबल बनाना है और न्यू स्टूडेंट के अंदर नया नया डेटा अपना सेट करते जाओगे और यूज़ करते जाओगे आप इस तरह से। चलो फिलहाल इसको वापस लेके आते हैं। अब इसमें आता है ब्रेक स्टेटमेंट। तो विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू अगेन। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू येलो है, हमने यहाँ पर जाके लिखा इफ हमारा डेटा अगर टू टाइम इक्वल टू ब्लू हो जाता है तो रेड ग्रीन प्रिंट होगा, ब्लू पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे। सिमिलरली कंटिन्यू तो हमने ब्लू के ऊपर लगाया हुआ है तो येलो पर चला, ब्लू को स्किप करके आगे बढ़ गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से काम करता है। तो ये था अपना बेसिक्स ऑफ लूप। और लूप के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने फंक्शंस की तरफ। तो फंक्शन हमने डिफाइन किया होगा कहीं, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप हमारा हुआ नहीं था, वो तो गया ना। लिखा फॉर ईच को और कॉल कराओ उसको अपने यहाँ पर। नंबर 5 पर ऑलरेडी सेट है। इस फाइल को यहाँ पर ओपन करो, कंपेयर करते हैं कुछ अलग चल रहा है क्या इसमें। सेम ही है ना, सेम ही है, बाय मिस्टेक शायद कॉपी हो गई है फाइल। कंटिन्यू। अच्छा इसमें इसके आगे का पार्ट हो रहा है, इसके आगे का पार्ट हो रहा है इसके। तो इसको हम लोग अपने इस वाली फाइल में डाल लेंगे। और वेब ब्राउज़र में आइए तो कंटिन्यू के आगे जैसे इसमें आप देखोगे फॉर ईच बाय रेफरेंस when looping through the array items any changes done to the array item will by default not affect the original array। so यहाँ पर हम लोग क्या करें, by default changing an array item will not affect the original array। तो यहाँ पर आ जाएगा रेड ग्रीन ब्लू वायलेट हमारा ओरिजिनल array, हमने इसको यहाँ पर पोजीशन वाइज पकड़ के चेंज कर दिया कुछ। जैसे यहाँ जाओगे इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखोगे इफ x की वैल्यू अगर ब्लू है तो वो क्या हो जाए, वॉलेट हो जाए। तो जब आप यहाँ चेक कर रहे हो इसको तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या आ गया, वॉलेट में चेंज हो गया। ठीक है, तो ओरिजिनली हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डजंट अफेक्ट ओरिजिनल अरे, यहाँ पर कोई भी चेंजेस हमारा नहीं हुआ इसके अंदर। जब हमने इसका आउटपुट लिया तो हमारे यहाँ पर रेड ग्रीन कंटिन्यू रेड ग्रीन वायलेट येलो, बट ओरिजिनली जब हम लोग अपना एरे चेक करें वो रेड ग्रीन ब्लू और येलो ही दिखाई दे रहा है। यानी कि मेरा जो ओरिजिनल एरे वो चेंज नहीं हुआ बट वो इस फॉर ईच के अंदर चेंज हो गया है ना। ओरिजिनली कलर्स हमारा चेंज नहीं हुआ, बट जब मैं इसके आगे एंड का सिंबल लगा दूंगा तब ओरिजिनल एरे भी चेंज होगा। देखो तो हमने क्या रखा, बट बाय यूजिंग द एंड कैरेक्टर इन द फॉर ईच declaration the array item is assigned by reference which results in any changes done the array item will also be done the original array। so red green violet yellow और यहाँ पे आप देखो क्या आ गया, violet आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा ओरिजिनल एरे भी बदल जाए तो एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेना, अदरवाइज नहीं करना है। अल्टरनेटिव सिंटैक्स फॉर ईच लूप सिंटैक्स कैन ऑल्सो बी रिटन विद द एंड फॉर ईच स्टेटमेंट लाइक दिस।
जैसे हमने लिखा एंड वाइल, तो आपको यहाँ पर लास्ट में क्या लिखना है, एंड फॉर ईच। तो अगर कभी आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, वहाँ पर एंड वाइल लिखा हो या एंड फॉर ईच लिखा, तो मतलब समझ जाना वो नॉर्मली बातचीत चल रही है, उसमें कुछ अलग है नहीं। ठीक है, तो ये हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस है। तो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो ये दो चीज़ें थी हमारी, फॉर ईच बाई रेफरेंस। तो बाई रेफरेंस अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो एक होता है टेम्परेरी, यानी कि रन टाइम पर चेंज होगा, और एक आपका प्रॉपर ओरिजिनल एरे ही अपडेट होगा। हाँ ले लो, ओरिजिनल एरे ही आपका अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस। फंक्शंस को हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शंस उतनी है, तीनों फंक्शन को कॉपी करो और अपनी आज की डेट में लाके कॉल करो यहाँ पर फंक्शंस। तो ये हो जाएगा अपना 15, और ये इसकी फाइल्स हो जाएंगे। तो बैक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे नंबर 15, और ये हमारा फंक्शन। चलिए, सो PHP में जैसे हम लोग रिएक्ट पढ़ते हैं ना, रिएक्ट में क्या होता है, जितने भी आप चीज़ें लेके आते हो बनाना ब्रैकेट के साथ, वो क्या होती है, वहाँ पर मेथड होती है। PHP में जितनी भी चीज़ें आप लेके आओगे जो बनाना ब्रैकेट के साथ, वो सब यहाँ पर फंक्शन होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बोलती है मेथड, PHP बोलता है इस चीज़ को सेम फंक्शन। अब यहाँ पर देखोगे आप, द रियल पावर ऑफ PHP कम्स फ्रॉम इट्स फंक्शन। PHP हैज़ मोर देन 1000 बिल्ट इन फंक्शंस और डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। बिल्ट इन है पहले से, जैसे रिएक्ट में लेके आता ना, जितने हमारे कंपोनेंट डिड माउंट, ये कंपोनेंट शुड अपडेट, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो सब वहाँ पर हमारे होते हैं मेथड। यहाँ पर ये सब है हमारे फंक्शंस। तो built-in functions, PHP has over 1000 built-in functions that can be called directly from within a script to perform a specific task. So the user-defined functions, besides the built-in PHP function, it is possible to create your own function. और फंक्शन यहाँ पर भी आप अपना फंक्शन कीवर्ड से ही डिफाइन करते हो, जैसे कि आप सिमिलरली JS में बनाते हो। A function is a block of statement that can be used repeatedly in a program. A function will not execute automatically when a page load. A function will be executed by a call to the function. यानी कि आप कोई फंक्शन अगर JS में बनाते हैं तो वो अगर आपने बना के नीचे लिख दिया, उसको फंक्शन में प्रिंट कर दिया तो वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। और अगर मैं कहीं क्लिक पर लगाओ तो क्लिक पर आपका वो एग्जीक्यूट होगा। ऑटोमेटिक वाला भी हम लोग बनाते हैं वहाँ पर, और क्लिक वाला भी हम लोग बनाते हैं। सेम इन द सेम वे आप PHP के अंदर भी बनाते हो। तो जैसे आप देखिए, क्रिएट अ फंक्शन, अ यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन स्टार्ट विद द कीवर्ड function followed by the name of the function. A function name must start with a letter or an underscore. Function names are not case sensitive. Give the function a name that reflects what the function does. मान लो कि आप x plus y कर रहे हो तो फंक्शन मतलब बन गया कैलकुलेशन, है ना। अगर आप जो भी आप टास्क कर रहे हो, फंक्शन का नेम वैसा रखो। अब जैसे जनरली क्या होता है ना, हम लोग माई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अब फंक्शन क्या होगा, अगर एक पेज में एक से ज़्यादा फंक्शन होगा तो फंक्शन क्लैश कर जाएंगे, तो फंक्शन के नेम यूनिक भी होने ज़रूरी है ना। तो कोशिश करिए कि आपका फंक्शन क्या काम कर रहा है उस पेज के अंदर, वही नाम से फंक्शन बनाओ, सो दैट कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये फंक्शन मैंने किस लिए बनाया था, है ना। अब काम हो रहा है वैलिडेशन का, लगा रहे हो कैलकुलेशन, तो मतलब थोड़ी ना उसके। सो कॉल अ फंक्शन, टू कॉल अ फंक्शन जस्ट राइट इट्स नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। अब जैसे हमने यहाँ लिखा अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, ठीक है, तो इसका पहले ज़रा यहाँ पर देखो कोड क्या होगा। सो स्विच टू फंक्शन, हमने क्या लिखा, फंक्शन माई फंक्शन 1 एको अरीना एनिमेशन, हमारा आउटपुट आ गया। ऐसे हम लोग सेम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, बस यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID हो जाता है हमारा। यहाँ पर हमारा एको चलेगा इसके लिए, है ना। अब हम यहाँ लिख रहे हैं जैसे अरीना एनिमेशन प्रीतिवार के बाद में दूसरा हमने बनाया, जैसे कि यहाँ पर एक है अरीना एनिमेशन, दूसरा क्या है अरीना एनिमेशन प्रीतिवार। ये देखो हमने यहीं पर प्रिंट कराया हुआ है। अब ये वाला फंक्शन मेरा नहीं चला, लेकिन ये वाला फंक्शन मेरा चल गया क्योंकि मैंने इसको कॉल कराया हुआ है। ये बना लेकिन चला नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी बाइंडिंग नहीं की हमने।
बट इसको हमने बनाने के बाद में हमने इसको नीचे कॉल भी कर दिया उसी के। अब यहाँ करो या प्रोग्राम में कहीं भी करो, ये जहाँ भी आप कॉल करो वहीं पर इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और हम फंक्शन बनाते क्यों, ताकि मुझे मल्टीपल टाइम अगर लिखना हो अरेना एनिमेशन प्रीतिवार तो मैं बार बार ये फंक्शन लिख दूंगा, ऑटोमेटिकली अरेना एनिमेशन प्रीतिवार लिख के आता है, मुझे हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो हमारा रिजल्ट है। द ओपनिंग कर्ली ब्रेस इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन कोड एंड द क्लोजिंग कर्ली ब्रेस इंडिकेट्स द एंड ऑफ द फंक्शन। तो जैसे यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर खत्म हुआ। अब ये मल्टीपल लाइन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है फंक्शन। सो द फंक्शन आउटपुट्स अरेना एनिमेशन इज प्रीतिवार। द फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो आप जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं उसमें क्या डालते हैं, तो पैरामीटर सेट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में इसको बोलते हैं पैरामीटर, यहाँ क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। सो फंक्शन स्टूडेंट नेम, जिसमें हमने दो वेरिएबल बनाए, नेम और स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर लोग देखेंगे इन्फॉर्मेशन कैन बी पास टू द फंक्शंस थ्रू आर्ग्यूमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। तो जैसे हम लिखते हैं ए कॉमा बी, लेकिन यहाँ लिखोगे तो $8 $b लिखोगे, है ना, जो कि जस्ट लाइक अ वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल किससे बनते हैं, डॉलर से बनते हैं यहाँ पर। So argument are specified after the function name inside the parentheses. You can add as many arguments as you want, just separate them with the comma. आपको कॉमा लगाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखो दो बनाए, लेकिन दोनों के बीच में कॉमा लगाया हुआ है। अब ये फंक्शन हमने बनाया कि भाई हमें नेम और स्टूडेंट आईडी प्रिंट करानी है। तो जितनी बार भी आपको चलाना, आपको बार बार फंक्शन नहीं बनाना, अपने सेम फंक्शन के अंदर बस यहाँ पर पैरामीटर में वैल्यू अपनी देते जाना है आर्ग्यूमेंट के अंदर। और ये देखो चारों का रिजल्ट हमें डिस्प्ले में हो रहा है इसके अंदर, है ना। PHP डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू, अब मान लो कि आपने डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है अपने प्रोग्राम में। अब जिसको नहीं दी होगी वहां पर आप देख रहे हो क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया। बाकी समय क्या चल रहा है, ऑनलाइन। सो द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू यूज अ डिफॉल्ट पैरामीटर। इफ वी कॉल द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स इट टेक्स द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो हमने यहाँ पर क्या करा, नीचे वाले में एक लिखा $mod इक्वल टू ऑफलाइन, और हमने मोड को यहाँ पर कॉल करा दिया। अब मैं हर जगह लिख रहा हूँ क्लास मोड ऑनलाइन, क्लास मोड ऑनलाइन, क्लास मोड ऑनलाइन। जिसको नहीं दिया उसने क्या ले लिया खुद से, ऑफलाइन। जो हमने फंक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू यहीं पर लिख के डाली हुई है, मोड इक्वल टू ऑफलाइन। जहाँ तुम्हें ऑनलाइन दिखाना ऑनलाइन कर लो, जहाँ नहीं दिखाना वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑफलाइन आ जाएगा। तुम्हें ऑफलाइन लिख के आने की जरूरत नहीं है बार बार। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे PHP फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यू। रिटर्न सबसे ज़्यादा यूज होता है जब हम लोग एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम रीयूज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप ऊपर ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि हमने यहाँ पर एको नहीं कराया, हमने सीधे क्या लिख दिया, फंक्शन का नेम, है ना, और हमारा आउटपुट आ गया। और हर बार आउटपुट जो है वो न्यू लाइन में आया। तो ये न्यू लाइन कैसा है, क्योंकि भाई हमने इस फंक्शन को जब बनाया था तो हमने लिखा था एको नेम स्टूडेंट आईडी और BR। बट अगर ये आपने रिटर्न से बनाया होता, अब जरा चेक करके देखो क्या हो रहा है, कोई आउटपुट आ रहा है वरना नहीं आ रहा ना। तो अब आपको यहाँ पर इसको एको बोलना पड़ेगा। अब जरा चेक करके देखो आउटपुट आता है कि नहीं। आउटपुट आ गया, तो रिटर्न का मतलब आपको एको करना पड़ेगा, और एको कर लिखा के तो आपको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपका काम चल जाता है। तो इसको डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने इसका अलग से एग्जांपल नीचे बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, सॉरी फंक्शन बनाया सम। हम x और y का टोटल करेंगे। हमने बोला $g में जो है x और y को टोटल करो, रिटर्न कर दो $g को विद BR। हमने बोला यहाँ पर एको करो 5 + 10, तो क्या आ गया, उसका टोटल सम कॉल कर दिया हमने, 7 + 13 14 + 24। तो ये है जो यूजर को टेक्स्ट दिखेगा, और ये है जो नंबर ये प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा। जरा आउटपुट देखो, कुछ ऐसे ही आ रहा है क्या, है ना। तो बार बार जोड़ घटाव करने के लिए आपको नया फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने बना लिया तो फंक्शन क्या हो रहा है, रीयूज हो रहा है बार बार। तो यानी कि कोड का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ये होता है फंक्शन का मेन काम। नेक्स्ट है हमारा passing argument by reference. In PHP, arguments are usually passed by value, which means that a copy of the value is used in the function and the variable that was passed into the function cannot be changed. When a function argument is passed by reference, changes to the argument also change the variable that was passed it. To turn a function argument into a reference, use the AND operator. ठीक है, so हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 15। तो यहाँ पर देखोगे हमने क्या लिखा, फंक्शन ऐड 10 $वैल्यू, एंड ऑपरेटर यूज हो गया। हमने कहा वैल्यू जो भी यूजर देगा उसमें प्लस कर देना 10। अब वैल्यू
हमने यहाँ पर लिखा डॉलर नम इक्वल टू 5, हमने लिखा ऐड 10 फंक्शन और नंबर, तो रिजल्ट कितना आएगा 15 आएगा ऑटोमेटिकली। तो एको जब हमने करा नम वेरिएबल, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 15 इसके अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बाय यूजिंग द ट्रिपल डॉट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। इज in front of the function parameter, the function accepts an unknown number of arguments. This is also called a variadic function. The variadic function arguments become an array, a function that do not know how many argument it will get, ठीक है। तो जिस एग्जांपल के तौर पर नीचे आता है। अब एक तो होता है कि भाई आपको पता है कि भाई कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तो आपको पता है, मुझे नहीं पता ना कितनी हो सकती है, तो हमने क्या बोला डॉलर एक्स को ट्रिपल डॉट। अब इसका मतलब ये हो कि मैं जितनी मर्जी वैल्यू नीचे बना लूँ, समझ गए। नहीं तो अब जैसे यहाँ पर आपका 5 है तो आप लिखते ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, यहाँ पर लिखते कॉमा एफ, है ना। बट हम क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पर लिया एक वेरिएबल डॉलर एन इक्वल टू 0, हमने लिखा डॉलर लेंथ इक्वल टू काउंट करो डॉलर एक्स की कितनी पोजीशन है इसके अंदर। फॉर लूप किया, हमने लिखा डॉलर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन डॉलर लेंथ। लेंथ क्यों लिया, क्योंकि लेंथ के पास काउंट की लेंथ है, कितनी लेंथ है इसके पास, है ना। और तब तक प्लस प्लस करते रहो जब तक वो लेंथ पूरी ना हो जाए। हमने लिखा एन प्लस इक्वल टू डॉलर एक्स और उसके अंदर हमने आई को कॉल कर दिया। अब हमने एक्स यहाँ पर जो है वो क्या लिया हुआ है, तो एक्स जो है वो यूजर का इनपुट है, पैरामीटर बना रखा है ना हमने ऊपर आर्ग्यूमेंट, और आई क्या है लूप। तो एक्स में हमने आई को डाल दिया तो उतनी बार क्या होगा आपका वो चलेगा, और रिटर्न करा हमने एन की वैल्यू को। अब आपने एक ऐसा कॉमन प्रोग्राम बना दिया कि जिससे आप 5 वैल्यू जोड़ना चाहो, 10 वैल्यू जोड़ना चाहो, 1000 वैल्यू जोड़ना चाहो, टोटल करते जाओ। हमने लिखा टोटल माई नंबर्स 5, 10, 20, 50, 60, तो हमारा आउटकम ये आ गया निकल के 145। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा, देखो बी आर लगाओ यहाँ पर, तो इसलिए आपको बी आर लगाना नहीं पड़ा, नहीं लगाओगे यहाँ पर तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको फिर एको करके। फिर हमने लिखा डॉलर बी इक्वल टू टोटल माई नंबर, इस बार हमने नंबर्स के अंदर 120 और इंक्रीज कर दिया, तो हमारा रिजल्ट और बढ़ गया इसके अंदर। तो ए और बी को जब हमने प्रिंट कराया तो हमारा एक ही प्रोग्राम ने डिफरेंट नंबर्स को टोटल करके हमें रिटर्न कर दिया। तो ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि मुझे नहीं पता कि कितने आर्गुमेंट हो सकते हैं, नहीं होते, कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना पीएचपी का, कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना। So you can only have one argument with variable length and it has to be the last argument, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पर बनाया दूसरा लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हाय जॉन ली, एमिली, जॉय, जेनी, सबको हमने डिफाइन किया। अब हमें सबका पता है कि लास्ट नेम जो ली है, ठीक है। या जैसे अपनी फैमिली ट्री में से कोई भी ले सकते हो, सबके उसमें जो भी आपका सरनेम होता होगा सबका आ रहा होगा, है ना। तो बार बार तो मुझे वो नहीं लिखना पड़ेगा ना, ली है ना। तो यहाँ पर देखोगे कोड में क्या हो रहा है, हमने बनाया माई फैमिली लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर कोड में आपने पढ़ा थ्योरी में क्या लिखा था, यू कैन ओनली हैव वन आर्ग्यूमेंट विद वेरिएबल लेंथ एंड इट हैज टू बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट। तो आपने देखा लास्ट नेम को हमने पहले लिखा, फर्स्ट नेम को हमने बाद में लिखा, क्योंकि फर्स्ट नेम इज अ वेरिएडिक, यानी कि वो बदलता रहेगा। भाई तुम्हारा अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, मतलब फैमिली जितने लोग सबका नाम अलग होगा, एक नाम तो होगा नहीं। तो ध्यान रखना है कि वेरिएडिक वैल्यू लास्ट होगी, और एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट में एक ही वेरिएडिक हो सकता है, आप दो नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमारा वेरिएडिक वैल्यू क्या है, फर्स्ट नेम। तो यहाँ जाएंगे, सेम वही वाला ऊपर वाला लॉजिक नीचे भी लगा लेंगे। हमने क्या लिखा, टेक्स्ट ब्लैंक लेंथ काउंट के अंदर फर्स्ट नेम, जो कि ये हमारा चेंज होता रहेगा हर बार। हमने यहाँ पे जाके बोला डॉलर ए फैमिली, लास्ट नेम हमने सबसे पहले लिखा, फिर हमने लिख दिया फर्स्ट नेम सबका अलग अलग, क्योंकि ये क्या वेरिएडिक है, वही है ना डॉलर एक्स, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा था 5, 10, 15, 20, 25, 30 एग्जाम्पल के लिए सबके नाम आ गए फर्स्ट नेम, लेकिन लास्ट नेम हमने सिर्फ एक ही बार लिखा। अब ऊपर आपने यहाँ पर क्या लिखा था, हाय
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ डिफाइन लास्ट नेम पहले किया, लेकिन जब हमने एक्सप्रेशन अपना प्रिंट किया हमने क्या कर दिया लास्ट नेम को बाद में, इसलिए आपको ये लास्ट में दिखाई दे रहा है। जॉन, एमिली, जॉय, जेन और उसके बाद में सबका ली आ गया अपने, है ना। तो ऐसे आप ये काम भी अपना हल्का कर सकते हो इसके अंदर। सो इफ द वेरिएटिंग आर्ग्यूमेंट इज नॉट द लास्ट आर्ग्यूमेंट यू विल गेट एन एरर। Having the triple dot operator on the first of two arguments will raise an error। तो अगर मैं यहाँ पर जाके कलाकारी करते जी नहीं मैं तो फर्स्ट को पहले रखूंगा लास्ट को बाद में लिखाऊंगा, only the last parameter can be varied। PHP ने साफ साफ लिख के बोल दिया लाइन नंबर 147 के ऊपर, और ये देखो लाइन नंबर 147 ही है, समझ गए ना। ऐसे नहीं कि खाली थ्योरी पे लिखा हुआ है, वो कहता विद प्रूफ कि भाई ये लास्ट मतलब लास्ट, नो फर्स्ट। अब चल जाएगा, अब कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। तो हैविंग द ट्रिपल डॉट ऑपरेटर ऑन द फर्स्ट ऑफ टू आर्गुमेंट्स विल रेज एन एरर, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं PHP इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज। In the example above, notice that we did not have to tell PHP which data type the variable is। हमने वेरिएबल का डेटा टाइप तो बताया नहीं ना। So PHP automatically associate a data type to the variable depending on its value। Since the data type are not set in a strict sense, you can do things like adding a string to an integer without causing an error। In PHP 7, type declaration were added। This gives us an options to specify the expected data type when declaring a function, and by adding the strict declaration, it will throw a fatal error in the data type if the data type is mismatched। So हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं 112। The strict declaration forces things to be used in an intended way। So यहाँ पर आप देखें रिजल्ट क्या आ रहा है 112। सो जब भी हम लोग स्ट्रिक्ट का यूज करते हैं तो आप देखो यहाँ पे लिखा डिक्लेयर स्ट्रिक्ट अंडरस्कोर टाइप इक्वल टू 1। अब जाने कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर इसमें कोई डेटा लूंगा तो उसका जो टाइप होगा वो इंटीजर होगा। तो लिखा है इंटीजर ए इंटीजर बी, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है तो ध्यान रखना, जहां भी आप डिक्लेरेशन का यूज करेंगे वो सबसे पहली होगी, ठीक है, उस फाइल के अंदर। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमने लिखा फंक्शन ऐड नंबर इंटीजर ए इंटीजर बी, और हमने यहाँ से रिटर्न करा ए और बी को, और हमने लिखा एको ऐड नंबर 34 और 78। तो इसे टोटल कर लिया। PHP कर लेता है, जावास्क्रिप्ट नहीं करता। अगर जावास्क्रिप्ट आप ऐसा करोगे तो टोटल नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग जाके देखते हैं। जैसे वेट कर लो, मैंने जैसे स्क्रिप्ट टैग का यूज करा, और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे अपना एक वेरिएबल x इक्वल टू लाइक 10, वेरिएबल y इक्वल टू 20। और अगर आप ये सोचें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम क्या बोले x प्लस वाई कर दो, क्या रिजल्ट आया 1020। बट PHP ने कमाल कर दिया भाई साहब, उसे टोटल कर लिया इस चीज को, है ना। तो PHP कर लेता है टोटल, बट ना करे तो उसके लिए क्या करें, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल इसमें बना हुआ है हमारे पास। सो PHP रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन, यानी कि क्या करना है, PHP 7 also support type declaration for return statement like with the type declaration argument by enabling the strict requirement it will throw a fatal error on a type mismatch। अब आप ये देख रहे हो लूजली टाइप का मतलब क्या था कि मैंने बताया इसको कि इंटीजर ही लेना, लेकिन फिर भी इसने स्ट्रिंग वैल्यू को लेकर टोटल कर दिया। गलत है ना, जब मैंने बताया तो क्यों नहीं होना चाहिए। इसी को फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये एग्जांपल्स देखेंगे। To declare a type for the function returns, add a colon and the type right before the opening curly bracket या braces, जो भी आप कहना चाहें इसको, when declaring the function। So example हम लोग यहाँ देखेंगे, हमने क्या लिखा है 3.4 आउटपुट आ रहा है। जरा कोड में जाके देखो। अच्छा इसका कोड तो देख ही नहीं पाएंगे ना, कोड तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा इसका। यस हमने क्या लिखा, डिक्लेयर स्ट्रिक्ट अंडरस्कोर टाइप 1।
यानी कि नंबर ही लेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे दो एग्जाम्पल हमारे पास, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, हमने लिखा टाइप यानी कि नंबर जो आएगा वेरिएबल में वो वन, आपको वो न्यूमेरिक ही होगा। हमने लिखा फंक्शन ऐड नंबर फ्लॉट ए फ्लॉट बी और फ्लॉट लिखा हमने। तो रिटर्न जब करोगे आप ए और बी को तो 1.2 2.2 हमारा आउटपुट क्या है 3.4 यानी कि फ्लॉट वैल्यू भी टोटल हुई है ना, यानी कि नंबर तो वही हुआ, साथ में जो डबल है वो भी टोटल हो गया। अब दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं इसमें आते हैं और इसको चेक करते हैं क्या दिखाई दे रहा है। इस एग्जाम्पल हमने क्या देखा, हमने देखा स्ट्रिंग टाइप आपका वन ही है। अगेन हमने बोला फ्लॉट ए फ्लॉट बी, लेकिन आगे लिख दिया हमने इंटीजर। समझ गए, यहाँ तो फ्लॉट ले रहा है लेकिन हमने क्या बोला यहाँ पर इंटीजर करना है, तो हमने बोला रिटर्न करो इंटीजर ए और बी को। तो उसने 1 और 2 का टोटल करा, 2.2 का टोटल नहीं करा उसने, नहीं करा ना। रिजल्ट क्या होना चाहिए 3.4 होना चाहिए था ना, लेकिन क्या रिटर्न आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस तरह से आपके डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। तो ये तो जस्ट एग्जांपल के लिए अवेलेबल है, बट आपको यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है कि अब अगर आपको इसको दूसरी वैल्यू दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे जाकर बोला कि 2.2 जो है वो एक टेक्स्ट वैल्यू है, तो कहता ना जी एक्सपेक्टेड टाइप इज इंटीजर। अब नाराज हो रहा नहीं, पहले तो मान गया था, क्यों? क्योंकि ऊपर ये लगे हुए भाई साहब, जैसे आप इसको बोलोगे कहते हैं हाँ कर दूंगा। तो डिक्लेयर सुन रहा है, अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं वैल्यू नंबर ही एक्सेप्ट करूंगा, टेक्स्ट को टोटल मत करो, समझ गए ना, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर, तभी वो आपका नीचे सही से काम करेगा। जी भी डेटा गलत दे रहे हो आप, नहीं तो वो गलत को भी सही मान लेता है। तो PHP भी जावास्क्रिप्ट की तरह लूजली टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आज के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में